नमस्ते। गुड इवनिंग और सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चलते चलते फॉलो अप सेशन के लास्ट सेशन में पहुंच गए हैं और हम आशा करते हैं आप सभी इसका लाभ ले रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं एक कोट के साथ। ये कोट है कवि रूमी का, जो कहते हैं कि कल मैं होशियार था तो दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूं तो खुद को बदल रहा हूं। तो हम समझते हैं हम सभी समझदार बन रहे हैं और स्व परिवर्तन से ये विश्व परिवर्तन होगा। तो चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल का। हमने देखा कि हमारा एक स्पिरिचुअल घर है और इस स्पिरिचुअल घर से हम सभी आत्माएं नीचे उतरती हैं, और ये स्पिरिचुअल घर बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि पत्थर बुद्धि होने के कारण। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सोल है, सब करता धरता है, उसी को अनइम्पोर्टेंट बना दिया है। तो ये मूवी देखने एक समय होता है जब सारे सोल्स नीचे उतरते हैं, और एक समय होता है जब सारे सोल्स वापस जाते हैं। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी पेचीदा 3 डायमेंशनल मूवी है। और इस मूवी में बहुत कुछ घटित होता है। यहाँ पर बर्थ है यानी जन्म है, मृत्यु है, और ये मूवी कई फेसेस से गुजरती है। और कई फेसेस से ये गुजरती है, लेकिन इस मूवी की ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड रहती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर आप देखें तो पिछले 200 वर्षों में पॉपुलेशन हमारा हमेशा ही इंक्रीज होता गया है। तो हम समझते हैं कि इतने सारे सोल्स नीचे उतर कर आए हैं क्योंकि ये मूवी बहुत ही एक्साइटिंग हो गई है। कोई मिस नहीं करना चाहता है इस ग्रेट ग्रैंड फिल्म को। तो हमारी मूवी शुरू होती है गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड से। हम इन चित्रों द्वारा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन आने वाला है, आपको दिख रहा होगा। ये मूवी शुरू होती है गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड से, जहां पर क्लीन आई होता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन आई है, जीरो विनाश फोर्स है। और ये इस तरह की आत्माएं जो हैं वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिजर्व करती हैं। और जब ये इस तरह के सोल्स होते हैं तो आउटर परफेक्शन इनर परफेक्शन मैच करता है, यानी भीतर की जीवन और बाहरी जीवन दोनों मैच करती हैं। जब हम 1/4 इस साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आता है सिल्वर एज यानी त्रेता युग। और यहाँ पर थोड़ा सा अटैचमेंट आ जाता है, थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी आत्म अभिमानी होते हैं। तो हम इसको सेकंड हैंड हेवन कह सकते हैं। और चलते चलते जब हम आधी जर्नी पूरी कर लेते हैं तो हमारी इनर परफेक्शन जो है वो 50% हो जाती है, यानी 50%। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। हम इधर देख सकते हैं, यहाँ ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी एक और हद का मैं एक साइड आ जाए तो फिर ये रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण राज्य का शुरू होना यानी सारे सोल्स साइकिक ट्रॉमा यानी दुखदाई सिचुएशन से गुजरते हैं, क्योंकि सोल जो बहुत ही नेचुरली लविंग है और जो सौरो नहीं जानता, दुख नहीं जानता, अब वो समझता है कि वो बॉडी है, वो देह है और विनाशी है। और ये चीजें उसे कई सारे दुखों के अंदर और खींच लेती है। रावण राज्य का शुरू होना माना दुख, सजाएं, पेनल्टीज, जुर्माना और विनाश फोर्सेस, कर्म बदल जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं इस पूरे चक्र में अलग अलग समय पर नई नई आत्माएं नीचे उतरती हैं, जो इस मूवी की शोभा बढ़ाए रखती हैं, इस दुनिया की शोभा बढ़ाए रखती हैं। और फिर आता है आयरन एज। आयरन एज यानी हमारे मन की स्थिति आप देख सकते हैं। रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण राज्य यानी कि बिल्कुल ही ये घोर अंधियारा का समय होता है, जब हद का मैं बहुत प्रबल हो जाता है और हम इतना तक भूल जाते हैं कि हम किसी समय पूरे आत्म अभिमानी थे। हम कॉन्ट्रास्ट तक भूल जाते हैं। रावण राज्य यानी दुख लेना और दुख देना, और हम गिरावट की ओर चलते ही चले जाते हैं। तो गोल्डन एज और सिल्वर एज, जहां पर हम ऐसा समझते हैं कि अ, हम सभी जो हैं अंदर और बाहर की परफेक्शन को जहां पर मैच किया जाता है, बहुत ही सुंदर समय होता है।
और जो कॉपर एज होता है यानी द्वापर युग, यानी ये समय है युद्ध का समय, यानी एज ऑफ वॉर्स हम इसको कह सकते हैं। और ये ऐसा समय है जब भिन्न भिन्न पैगंबर जो हैं वो नीचे उतरते हैं इस दुख को एड्रेस करने के लिए। और यही वो समय होता है जब कई सारे रिलीजन्स भी आ जाते हैं, कई सारे रिलीजन्स आते हैं और वे भी इस दुख को एड्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम गिरते चले जाते हैं। आयरन एज यानी कलयुग वो समय होता है जहाँ विद्वान और पंडित लोग होते हैं, लेकिन कोई भी इस गिरावट को रोक नहीं पाता। आयरन एज का लास्ट पार्ट कहते हैं हम संगम युग। हम फिर से एक बार ये चित्र देख लेते हैं। संगम युग वो समय है जहां पर गिरावट से हम बिल्कुल महापरिवर्तन की ओर आ जाते हैं, पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। और ये होता है दो दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली होती है कि नया ज्ञान आता है परमात्मा के अवतरण के साथ में, और दूसरा पेन की मशीनरी जो है वो बहुत तेजी पकड़ लेती है। और हम समझते हैं ये ऑलरेडी दर्द की मशीनरी तेजी पकड़ चुके हैं, ऐसा ही लगता है दुनिया की हालत देखने से। क्योंकि ये वो समय होता है कि जब सभी के अकाउंट्स, हिसाब किताब चुकतू होने होते हैं, क्योंकि नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। सबको ऊपर जाना है, नया साइकिल में नीचे आना है। एक नई बात हमने समझी कि अगर आप थिएटर में जाते हैं तो पूरी मूवी जो है वो शायद 1 घंटे की होती होगी, लेकिन उस मूवी के भीतर जो है आप देखते हैं कोई 100 वर्ष का होगा, कोई बिल्डिंग 500 वर्ष की होगी। तो मूवी के भीतर जो घटित होता है, जो दिखाई देता है, उससे मूवी की लंबाई नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही इस ड्रामा में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन इस पूरे ड्रामा, इस मूवी की आयु जो है वो 5000 वर्ष की है। ये संगम युग बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जहां पर हमें पूरे परफेक्शन में आना होता है। और ये दुनिया का कानून ऐसा है कि अगर हम खुद से परफेक्शन में नहीं आते हैं तो विनाश फोर्सेस हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जब हम पूरे साइकिल के लिए अपनी क्लॉक सेट कर सकते हैं, यानी अपने श्रेष्ठ कर्म बना सकते हैं पूरे साइकिल के लिए। और थोड़ा भी अगर आलस्य या अलबेलापन आ जाता है इस समय, तो ये हमारा पूरा साइकिल इफेक्ट करता है। तो हमने ये भी समझा कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा ब्राह्मण फेस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा देवताई फेस भी होगा। तो ये था अब तक का सार। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे की कड़ियों के बारे में, यानी कि हमारे जो प्रयोगशाला के एपिसोड्स होते हैं आप लोगों को सस्टेनेंस देने के, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस समय हम चलेंगे कैम्ब्रिज, और ब्रदर प्रशांत का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून, वेलकम। हमें लगता है थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, हम भी स्पॉटलाइट करते हैं। हाँ जी, अभी ठीक है। राइट। हाँ ब्रदर प्रशांत, आपको अनम्यूट करना होगा यहाँ से हम। Yeah, in a s- या स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं, इन अनम्यूट ऑप्शन नहीं था। शुक्रिया।
Hello and good afternoon. शुक्रिया, अच्छी तरह से सार सुनने को मिला। तो और 1 मिनट हम अटेंशन देंगे और प्रयोग जो हमने सुना है ना, उसके आधार पर प्रयोग करेंगे। सबसे आसान चीज है हमारे लिए, तो हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि है और श्रेष्ठ दृष्टि है, और हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठ है तो क्यों नहीं करें। और जब हम उसका प्रयोग करते हैं, पहले दिखाई पड़ता है कि ये जो नाटक जो है, स्थूल दुनिया, उसका सच्चा रूप है, असली रूप, वो है एक फिल्म। ये स्थूल दुनिया जो है वो फिल्म है, अभी चल रहा है। प्रशांत बोल रहा है, ये भी उस फिल्म में हो रहा है। जैसे एक बेहद की स्क्रीन है, उस पर ये फिल्म चल रहा है, और ये प्रेक्षक जो है, उनका रूप है बिंदु, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन वो टाइनी पॉइंट, वो है चैतन्य एंड कॉन्शियस। सत चित आनंद, वो इस एक पॉइंट है, वो उसमें है। और वो एक साक्षी है इस फिल्म का। इस वक्त फिल्म चल रहा है और साक्षी है, देख रहा है फिल्म। इस फिल्म का असर नहीं है उस पर, वो स्वतंत्र है। फिल्म है या न भी हो, वो अविनाशी है। एक बात तो वो अविनाशी है, वो उसकी दुनिया, उसका परिवार सिविलाइजेशन है। सच्चा सिविलाइजेशन वहाँ है। सिविलाइजेशन स्क्रीन पर नहीं है, स्क्रीन पर सिर्फ इमेजेस है। बेहद का परिवार, सभी है इस परिवार के, सभी रूप है बिंदु सभी का, लेकिन सभी है दिव्य और अलौकिक। क्योंकि रावण का नाम निशान नहीं है यहाँ। नो स्मेल। रावण अज्ञान नहीं है, अज्ञान का ऑप्शन नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं, तो एक स्मृति उस आत्मा की तरफ जाती है। स्मृति जो जो ज्योति बिंदु है, वो देख रहा है, वो साक्षी होकर देख रहा है। उसको अंदर से संतुष्ट है, संतुष्ट अनुभव करता है वो अंदर से। एक नाटक है, फिल्म है, चालू है, पूरा हुआ, जो कुछ हो रहा है वो अंदर से मुक्त है। और नेचुरल
स्वाभाविक जो स्थिति है वो है संतुष्टता की, आनंद की, शांति की। सब कुछ ठीक, everything good and the best and everyone good. फिल्म चलेगा, नेक्स्ट आवर फिल्म चालू रहेगा, लेकिन अंदर से हम जागृत रह सकते हैं, होश में रह सकते हैं या बेहोश हो सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो जो कुछ हमने सुना अभी तक, उसके आधार पर कोई सवाल या कमेंट्स है? ब्रदर प्रशांत, ये कल का एक सवाल है, क्या अभी ले सकते हैं? या वेरी गुड। अम, ये शायद पहले के आधार पर है, हमें लगता है। ये कहते हैं कि भले ड्रामा है, लेकिन कोई कोई ज्ञान में भी अमीर है, पहले भी थे और ज्ञान में भी अमीर हैं। कुछ पावर और फेवरेटिज्म एंजॉय करते हैं, और जो डिजर्व करते हैं वो नहीं एंजॉय करते। आप क्लैरिटी दे सकते हैं? इस ड्रामा में एंड क्या जस्टिस, न्याय बिल्कुल पक्का है। दिस होल जो कुछ है ना, ये दुनिया जो है रचना, उसमें न्याय है, न्याय के आधार पर है ये। और न्याय जो है ये एब्सोल्यूट है, मीन्स पूरा है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस न्याय में। जो जो कुछ बीज बोता है, पेरता है, जो कुछ बीज डालता है, उसको फल 100% मिलेगा ही, ऐसा गारंटी है इस ड्रामा में। तो यदि किसी का कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान में है, तो कर्म करने के लिए कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। यहाँ सबसे बड़ा कर्म होता है स्मृति, वृत्ति और दृष्टि से। उसको एक पेनी, एक पैसा, जगह किसी की भी जरूरत नहीं है। किसी का सहयोग, किसी ने आपको क्या पोजीशन दिया और संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी, ये भी जरूरत नहीं। ये है फुल टाइम स्मृति, वृत्ति, दृष्टि से आप बहुत बड़ी सच्ची सेवा कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, ऑप्शन है, और उसके आधार पर फल गारंटीड है। तो जब ये मालूम पड़ता है, बिल्कुल निसंकल्प हो सकते हैं हम, केयरफ्री, बेफिक्र। और किसी जो कुछ होता है ना, उसका कारण है। अभी भी इस दुनिया में कोई राजा है या कोई मिनिस्टर्स है, तो उसका कारण है। आत्मा ने कुछ कर्म किया है, उसके कारण होता है। हाँ, और कुछ है क्वेश्चन? जी नहीं ब्रदर प्रशांत, इतना ही था। Yeah. So we'll come to the next subject of today.
और यहाँ हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा ना, एक इंटरेक्शन है आत्मा और प्रकृति, ये इंटरेक्शन, यही हम बोल रहे हैं अभी सभी सेशंस में। एक साइड प्रकृति है और दूसरी साइड आत्मा आती है इस प्रकृति में, और अलौकिक और लौकिक, सूक्ष्म और स्थूल, ये जैसा इंटरेक्शन है ना, तो ये चल रहा है। लाइफ ही ऐसा है ना, जीवन शुरू होता है वहां से। यहाँ फिल्म है, लेकिन यदि प्रेक्षक नहीं है तो फिल्म कोई अनुभव ही नहीं करेगा। प्रेक्षक है इसलिए वो फिल्म का अनुभव होता है। ये जो आत्मा उस शरीर में कब आती है, एक ज्ञान बताता है कि शरीर जब एम्ब्रियो स्थिति में है, एम्ब्रियो फीटस, तो जब उसका उम्र एम्ब्रियो लेवल पर या फीटस लेवल पर 3 मास का जो होता है, 3 मास टू 5 मास, इस उम्र का होता है। इस इन बिटवीन, बिटवीन 3 months and 5 months of pregnancy, उस वक्त आत्मा का प्रवेश होता है शरीर में। और उसके बाद वो जैसा गर्भ में रहता है, गर्भ में उसका थोड़ा टाइम रहता है, और जीवन शुरू होता है उसके बाद। तो डॉक्टर्स भी कहेंगे 5 मास के बाद कॉन्शियसनेस, एविडेंस ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ता है। गर्भ में कॉन्शियसनेस है ये पता पड़ता है। यदि आपने कुछ म्यूजिक प्ले किया तो रिएक्शन होता है वहाँ, वो पहचानता है, कोई आवाज पहचानता है, मूवमेंट बदलते हैं उसके। तो उसके आधार पर वैज्ञानिक भी कहते हैं 5 महीने के बाद कॉन्शियसनेस है वहाँ, यानी आत्मा आत्मा है। तो ये होता है। तो एक बार मुझे एक औरत मिली, और थी इंडोनेशिया देश में, और वो कहती थी कि वो 100 days प्रेग्नेंट, गर्भ का 100 दिन थे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसलिए वो कह सकती थी कि 100 दिन हुए थे। और उसको एक जैसा कमरे में एक लाइट दिखाई पड़ी। लाइट, अलग प्रकार की एक लाइट घूम जैसी, रोटेट अराउंड इटसेल्फ। और दूसरी उसने देखा कि वो लाइट उसके गर्भ में आ रही है, और वो बेटी थी, उसका मूवमेंट शुरू हुआ। जब मूवमेंट शुरू होता है गर्भ में, अंग्रेजी में उसको क्विकनिंग कहते हैं, हलचल हलचल होते हैं गर्भ में। तो वो कहती है उसको, वो बेटी थी, वो 4 साल की थी। मैं जब उसको मिला तो वो कहती है इस बच्ची का मैंने आत्मा को देखा है, वो कहते हैं, क्योंकि उसको एक साक्षात्कार हुआ उस वक्त। साक्षात्कार में आत्मा को भी देखा, आत्मा गर्भ में आती है ये भी अनुभव किया। लेकिन 100 days प्रेग्नेंट, तो लगता है कि आसपास 100 days के आसपास, कभी कभी 5 मास, तो 5 मास जास्ती हुआ।
लेकिन एक नई बात है यहाँ, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो अवतार होते हैं, उनका जन्म अलग रीति से होता है। वो गर्भ जेल में नहीं आते। एक एग्जाम्पल, यदि हम क्राइस्ट का एग्जाम्पल लिया, जीसस क्राइस्ट, तो जीसस नाम का एक आदमी था। आदमी कहता हूँ इस वक्त, क्योंकि वो नॉर्मल, उस वक्त अवतार नहीं था, है ना। 30 साल तक वो जैसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, तो आदमी आदमी था। तो उस आद, आद, उस आदमी का आत्मा होगा, तो आत्मा है। लेकिन जब 30 साल का हुआ, तो ये अवतार जो है, प्रॉफिट प्रॉफिट का आत्मा, उसका प्रवेश होता है। इसी के कारण उस उम्र से दो आत्मा रहते होते हैं उस एक शरीर में। लेकिन अवतार का आत्मा परम धाम से पहली बार आया है, इस कारण उसमें ताकत होती है, जास्ती ताकत। स्पष्टता होती है, क्योंकि वो देह अभिमान करने का मौका ही नहीं मिला, कीर्ति कला में नहीं आया। इसके कारण वो शक्ति है ना, वो धर्म स्थापन कर सकता है। लेकिन उसमें क्या है, स्पष्टता भी है, क्योंकि स्पष्ट रीति से वो देख सकता है, पारस बुद्धि भी है। नई आत्मा, क्लीन मिरेकल कर सकता है, क्योंकि प्रकृति जीत होते हैं नई आत्मा, तो इस कारण हम देखते हैं, ये बात हुई 30 उम्र के बाद, ये सभी हुआ। 30 इयर्स, 30 इयर्स के पहले जीसस का 30 इयर्स, 30 साल उम्र के पहले वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, है ना, एक जैसा आदमी। वैसा खास कुछ आध्यात्मिक बातें नहीं थी, या वैसा वैसा जीवन नहीं था। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसने कुछ खास पुरुषार्थ किया ऐसा नहीं, लेकिन ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि एक अवतार की आत्मा उस शरीर में आई। तो एक कार्य होता है, क्राइस्ट का कार्य, 3 साल वो कार्य चला। उसके बाद जब मृत्यु हुआ, तो ये दोनों आत्माएं, उनका पार्ट अलग अलग होता है। क्राइस्ट की आत्मा एक शरीर में आ जाती है, गर्भ में प्रवेश होता है उनका, नेक्स्ट बर्थ। और जीसस का जीसस की आत्मा, उसका जन्म दूसरे शरीर में होता है। लेकिन जो धर्म स्थापक है, प्रॉफिट आत्मा, अवतार की आत्मा, वो इस धर्म के कार्य के लिए दूसरे जन्म में भी वो कार्य चालू रहेगा उसका, क्योंकि आत्मा तो वही है, उसकी शक्ति वो है। लेकिन 2-3 साल इस शरीर में रहने के कारण वो पावर उतना नहीं होगा। ये बात है जो है, और क्रिश्चियन धर्म में बताई है, उनके जो लिटरेचर है उसमें बताई है कि पहले जो 100 इयर्स जो क्रिश्चियनिटी, उस वक्त ये स्पष्ट मालूम था सभी को कि क्राइस्ट की आत्मा जो है वो चालू रहती है, उसका कार्य चालू रहता है।
ऐसा समझ था पहले क्रिश्चियन में। तो ये क्राइस्ट की और क्रिश्चियंस वो भी कहते थे कि यदि वो गर्भ में आती थी क्राइस्ट की आत्मा, डिवाइन डिवाइन आत्मा, डिवाइन सोल ऐसा कहते हैं वो, यदि वो शरीर में आती थी तो 30 उम्र तक पहुंचना, बाय दैट टाइम उसकी जो शक्ति जो थी शुरू में वो कमती होंगी, और धर्म स्थापना के कार्य में वो शक्ति चाहिए। इसी के कारण जो जो अवतार होते हैं वो डायरेक्टली एक शरीर में आते हैं, एडल्ट शरीर, यूजुअली 30 इयर्स। तो यदि हम बुद्ध का इतिहास देखा, हिस्ट्री, हम यही देखेंगे कि गौतम तो साधारण था, प्रिंस था, लेकिन ऋषि मुनि नहीं था। 30 उम्र के टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन हमारे मोर रिसेंट सेंट्स, विवेकानंद, इसका भी हिस्ट्री देखिए ना, तो क्या दिखाई पड़ेगा, 30 इयर्स उस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नरेंद्र नरेंद्र वैसा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरीनेस वाज देयर इन नरेंद्र। लेकिन जब 30 इयर्स वो रामकृष्ण परमहंस उसके साथ बैठा था, तो उसको में महसूस भी हुआ, लाइट आ रही है उसके तन में, वो भी महसूस हुआ उसको। उसके बाद ये जो जो शक्ति थी ना, तो उसके आधार पर कार्य, तो अलग प्रकार का कार्य हुआ। तो वो है औरोबिंदो। हम यही सुना है ना, सभी बाहर के रीति से सभी को हिस्ट्री मालूम है, लेकिन जब हम सूक्ष्म रीति से देखते हैं तो और एक दूसरे प्रकार की एक ड्रामा दिखाई पड़ता है। और ये ड्रामा है आत्मा, अवतार का आत्मा, वो कैसा कार्य कार्य बजाती है। तो अरबिंदो वो था पॉलिटिशियन, 30 उम्र तक पॉलिटिक्स में था, राइट विंग पॉलिटिक्स। और यहाँ एक कॉलेज है, फिट्जविलियम कॉलेज एंड किंग्स कॉलेज, इस कैम्ब्रिज, वहाँ उन लोग का पढ़ाई भी थी औरबिंदो को। और लेकिन बाद भारत में गया, लेकिन एंटी ब्रिटिश है ना उसका एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन। 25 उम्र के टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट नहीं थे, पांडिचेरी जाकर आश्रम स्थापन किया। तो सभी की हिस्ट्री, मोहम्मद वो खुद कहता था कि आर्चएंजल गैब्रियल उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता था गैब्रियल, वो नहीं बात बताता है, तो जो शास्त्र बनाए हैं उसके बाद, वो कहता था ये मेरे शब्द नहीं है, गैब्रियल बोल रहा है मेरे तन द्वारा। तो आपको कुछ पूछना है ना? कोई है 30 उम्र क्रॉस की है? ये मैंने हम जब बोलते हैं, एक भाई को थोड़ा दुख हुआ, तो वो कहता है मेरा चांस हो गया, गुम हो गया 30 उम्र के बाद है। तो वो है हिस्ट्री, हाँ, दुनिया कैसी बढ़ती है, आत्मा, इनविजिबल ड्रामा कैसा चल रहा है यहाँ।
ये कॉमन नहीं है, ये एक वेरी वेरी रेयर, दो आत्मा एक शरीर में कार्य करना, लेकिन पॉसिबल। प्रॉफिट आत्मा जो होते हैं वहां तो जास्ती है ये बातें। राधा प्रशांत, एक सवाल आया है अभी। हम्म। ये पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब है कि हम सोल को देख सकते हैं? सोल को जैसा कहा ना, दिव्य या एक साक्षात्कार के रीति से किसी किसी को अनुभव होता है। हम वैसा देख नहीं सकते। हमारी जो कर्म इंद्रिय है वो वो नॉट नॉट इनफ आत्मा को देखने के लिए। लेकिन कई कई को साक्षात्कार होता है, रेयर रेयर सिचुएशन। हाँ जी राधा प्रशांत, और सवाल यहाँ नहीं है अभी। तो अब हम हमारी आज आज तक जो ज्ञान सुना है उसका ओरिजिन कहाँ, ये ज्ञान कहाँ से आया, तो इसके बारे में बोलेंगे हम। और उसका सोर्स ऐसा ही है जैसे प्रॉफिट की आत्मा, अवतार की आत्मा कैसे कार्य करती है, वैसा ही स्थिति, वैसा ही परिस्थिति 1936 साल सिंध, उस वक्त विशाल भारत, तो सिंध प्रोविंस में शुरू हुआ। हम कह सकते हैं कि यू नो एक दिव्य आत्मा शरीर में आई। तो किसी को पता नहीं पड़ता कि दिव्य आत्मा, अलग आत्मा आई है। तो रेफरेंस पॉइंट जो मीडियम था उसका नाम था ब्रह्मा। उसका ओरिजिनल नाम था दादा लेखराज। इस टाइम दादा लेखराज, उसकी उम्र थी 60 ईयर्स। बाकी जो पैगंबर आते हैं वो आते हैं 30 साल, ऐसा दिखाई पड़ता है 30 साल रफली उस उम्र पर अवतरण होता है। लेकिन इस टाइम उम्र थी 60 ईयर्स, 60 साल दादा लेखराज। और इस साल उस लगभग उस टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरुआत हुआ। और इस बारी अलग अलग साक्षात्कार होने लगे दादा लेखराज उसको। और बाद में ये भी देखा कि कोई उसके संग में आते थे, जिसको देखते थे, वो भी जैसे ट्रांस में गुम हो जाते थे, साक्षात्कार करते थे। तो बाद में पूछा क्या देखा, तो भगवान को देखा, कृष्ण को देखा, न, स्वर्ग देखा, शांति की दुनिया देखी। तो अलग अलग साक्षात्कार, कई लोगों ने विनाश भी देखा। तो ये अनुभव उस वक्त, और बहुत लोग जो कोई आते थे कांटेक्ट में उनको अनुभव होता था। तो इतना एक एटमोस्फियर हुआ कि न्यूज़पेपर में भी आते थे ये न्यूज़ कि इस घर में यदि जाओ तो आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा,
ऐसे ऐसा न्यूज पे आती थी। तो दिस वाज 1936, 1936, 1937 वो साल था। बहुत क्या बिजी रहा उनको। लेकिन दादा लेखराज उसको खुद पता नहीं पड़ा क्या हो रहा है। बाद में उसको स्पष्ट किया गया कि उसका शरीर जो है वो परमात्मा, वो उसका कार्य चल रहा है। हम स्टोरी में कहते थे ना, राम सीता और राम, तो ये है परम सुप्रीम, उसका कार्य अभी हो रहा है। और ब्रह्मा को सिर्फ सरेंडर करना है। आपका जो मत है, मन मत, वो आपको संपूर्ण रीत्या समर्पण करना पड़ेगा। तो ये उसका कार्य, उसका मन भी परमात्मा यूज करने वाला है, शरीर भी यूज करने वाला है, इस्तेमाल इस्तेमाल करेगा वो। तो परमात्मा का नाम शिवा, उसने ये स्पष्ट हुआ। और हम जब शिव बाबा, ये एक्सप्रेशन जब हम यूज करते हैं, वो है परम आत्मा के लिए। और माध्यम जो है उसको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट किया कि वो खुद है इन मनुष्य आत्मा। एक तो मनुष्य आत्मा, और ये दूसरी बात ये भी स्पष्ट किया कि वो स्टूडेंट है, वो टीचर नहीं है। वो भी पढ़ रहा है शिव बाबा से। शिव बाबा टीचर है, उसका कार्य टीचर भी है, गुरु भी है, सतगुरु। और ब्रह्मा बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि वो खुद पावन नहीं है, वो देहाभिमान है, विकार है, इसलिए इम्प्योर, ये भी स्पष्ट किया। इसी के कारण उसको गुरु भी चाहिए और शिक्षक भी चाहिए, और स्टूडेंट है। जैसे सभी आत्मा, देवता, वैश्य, शूद्र, इस सभी वर्ण में जाते हैं ना, तो ये नीचे की स्थिति, ये उसने स्पष्ट किया। वो खुद है नीचे की स्थिति में, लेकिन स्टूडेंट है अभी। अभी उसका टर्न है वो चट्टी कला में जाने का। जब शिव बाबा उसके इस शरीर से बोल रहा था, और सभी को पता पड़ा कि ये बहुत क्या सूक्ष्म बातें, जरूरी बातें, नई बातें हम सुन रहे हैं, नया ज्ञान सुन रहे हैं। उनको आत्मा को जैसा एक एक क्या मेलोडी, म्यूजिक जैसा लगा। वो उन्होंने उसको मुरली कहना शुरू किया। जब कभी भी वो सुनते हैं तो उसको मुरली कहते हैं। जो कुछ शिव बाबा ने बोला, कोई भी शब्द, हम सरमन नहीं कहते, लेक्चर नहीं कहते, या क्या प्रस्ताव परि क्या क्या शब्द होते होते हैं, लेक्चर, सिंपोजियम, सेमिनार, इधर तो ऐसे शब्द नहीं यूज करते हैं हम यूज प्रवचन, प्रवचन, या दैट्स राइट, प्रवचन। तो यहाँ हम मुरली कहते हैं। जब शिव बाबा बोलता है वो शब्द, मेलोडी, साज,
तो ये चालू चालू रहा। 1936 से शुरू हुआ और ये चालू रहा। हर रोज शिव बाबा आकर इस माध्यम से बोल रहा था। तो ब्रह्मा बाबा और बाकी सभी ये वो डिस्कस करते थे ये कैसा समझने का। क्योंकि कभी कभी लेसन 1 एक दिन आया, लेसन 4 दूसरे दिन, लेसन 8 नेक्स्ट डे, तो सब कुछ स्पष्ट नहीं था। तो धीरे धीरे एक चीज जो जिक्सो पजल वो स्पष्ट हुआ। तो ज्ञान उस 1936 टू 1950 वो टाइम ज्ञान समझने में ही गया। सिंध में रहे उस टाइम, पार्टीशन हुआ इन बिटवीन, बीच में 1936 टू 1950, है ना। पहले हैदराबाद और 1938 में कराची, है ना। वहाँ एक जैसा आश्रम का एक वातावरण। कुछ कुछ कहना है? ब्रदर प्रशांत, उस टाइम का यूनाइटेड इंडिया है, तब की बात आप बता रहे हैं, राइट? या 1936, या यूनाइटेड इंडिया। और कोई प्रश्न नहीं है? 1947 में पार्टीशन हुआ तो भी वो सिंध में ही रहे, कराची में ही रहे अप टू 1950। और 1950 के बाद वो शिफ्ट हुए माउंट आबू, राजस्थान में। सो 1950 तक वहाँ है उनका बेस थी कराची में। तो ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है कि क्या परमात्मा भी जन्म में आते हैं? या जैसे हमने देखा ना, यदि कोई है श्रेष्ठ, कोई म्यूजिशियन है और घर में ही रहता है, यू नो मुरले म्यूजिक नहीं बजाता, क्योंकि स्टेज पर आया तो म्यूजिक है, वो कोई घर में ही है, तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा ना ये म्यूजिशियन है या नहीं है, क्योंकि किसी ने उसका म्यूजिक सुना ही नहीं। एक बैट्समैन है, अच्छा क्रिकेट वाला है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं क्रिकेट खेलता हो, तो कोई उनको पता नहीं पड़ेगा ये क्रिकेटर है या नहीं, सिर्फ घर में बैठा है। तो ये भी वैसा ही यहाँ है। सभी आत्माओं का अलग अलग कला है और आत्मा में गुण है, लेकिन यदि वो सिर्फ घर में रहते हैं तो खुद को भी पता नहीं पड़ेगा कि क्या अंदर में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, क्या कला है ना। जब हम स्टेज पर आते हैं तो मालूम पड़ जाता है खुद को और औरों को भी। तो परमात्मा को भी जब घर में है तो खुद को भी पता नहीं पड़ेगा कि उसका कार्य क्या है। जब स्टेज पर आता है तब उसको मालूम पड़ जाता है कि उसका ना जो सभी ज्ञान जो है वो इमर्ज होता है और स्पष्ट होता है, क्या करना है ये स्पष्ट होता है। और उसका कार्य जो है, जैसे राम का कार्य, सीता को रावण से मुक्त करना, तो राम का विशेषता है ये है, ये इस सब्जेक्ट में आत्माओं को विजय प्राप्त कराना, ये है उसका एक स्पेशलिटी राम की।
वैसा ही जो भक्ति में अलग अलग बातें कहते हैं ना, राम क्या मैजिक, मैजिक मैन, तो यहाँ नहीं, वो जो शिव बाबा है वो मैजिक करना ये उसका प्रायोरिटी नहीं, वो उसका मेन कार्य नहीं। कोई जो मर मृत्यु हुई है उनको जिंदा करना, ये उसकी उसका कर्तव्य नहीं है शिव बाबा का। शिव बाबा का कर्तव्य है सभी आत्माओं को ये जो रावण का जो श्राप है उससे निकालना और जीत पहनाना, रावण और माया से जीत, टू विन ओवर माया। ये जो इस जाल में फंसे हुए हैं उससे मुक्त करना, सीता को वापिस वापिस सुखधाम ले आना, शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले आना, ये है उसका कार्य। तो अखिला बहन, वांट टू ऐड एनीथिंग? जी नहीं ब्रदर प्रशांत, काफी क्लियर है ये। अगर हम इसको अच्छे से, ये प्रॉफिट्स कैसे इस धरा पर उतरते हैं, हम इसको सूक्ष्म बुद्धि से अगर इसको ढंग से समझ सकते हैं, तो हमें जो अभी कार्य चल रहा है परमात्मा का, वो भी हम बड़ी ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे एक सोल डिसेंड होता है एक बॉडी में और अपना कार्य करता है। तो ये उसके लिए पारस बुद्धि का हम जितना इस्तेमाल करेंगे, ये ज्ञान और भी हमें स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि पत्थर बुद्धि से अगर हम देखेंगे तो हमारे को बड़े सारे प्रश्न उठेंगे, बट पारस से बिल्कुल ही साफ रहता है और हमें स्पष्ट मंजिल भी दिखाई देती है, और उमंग उत्साह से एक जीवन जीने का लक्ष्य मिलता है। क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन ही इतना एंजॉयबल नहीं होता है। और समझते हैं कि लक्ष्य वो हो जो आपके खुद की उन्नति करे और दूसरों के लिए भी ये बेनिफिट लेकर आए। तो हमें पारस बुद्धि से हम इसको समझेंगे तो बहुत ही स्पष्ट है। थैंक यू। Yeah, that's excellent. Now, एक हमने जैसा कहा था 1936 से शुरू हुआ, 1969 जनवरी एक स्पेशल टाइम है। इस बाय दिस टाइम ब्रह्मा बाबा और दादा लेखराज, उसकी आयु थी अभी 93 इयर्स और 92 इयर्स एज, क्रॉस 92। और उसको लगभग 33 इयर्स और 32 इयर्स पुरुषार्थ के लिए मिल गए। और इन 32 इयर्स में उसने अंदर से पूरा परिवर्तन लाया। जो देहाभिमान था उससे संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति, ये परिवर्तन लाया उसने। सभी का शुरुआत, जैसे कहा था ना, सभी इम्प्योर है, वैसे ही यहाँ भी आत्मा वो खुद कहता था कि मैं तो शिव बाबा कार्य कर रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे नीचे हूँ, ऐसा कहता था। तो लेकिन ये स्टूडेंट एक आदर्श स्टूडेंट, उसके कारण परिवर्तन तेज तेज दौर, तीव्र गति से हुआ। और परिवर्तन उसका आधार यही है कि इसको बढ़ाना, आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाना।
और देह अभिमान जो है उसको निकालना, यही पुरुषार्थ। तो जब 1969 उसने जब शरीर छोड़ा तो किसी को पता नहीं था उसके बाद शिव बाबा कैसा कार्य कराएगा, क्या होगा अभी, क्योंकि वो जो रथ था शिव बाबा का, तो वो रथ नहीं है अभी। तो 3 दिन के बाद एक सीनियर बहन, दादी, उसको उस वक्त गुलजार बहन कहते थे, दादी गुलजार, वो ट्रांस मैसेंजर पे थी ब्रह्मा बाबा के टाइम भी। तो वो मैसेज लेकर गई थी, ट्रांस में गई थी 21 जनवरी 1969। और उस वक्त शिव बाबा उसके तन में आया और मुरली चलाई। तो मुरली चालू रही, उस वक्त से बाबा, शिव बाबा उसके तन में आकर मुरली सुनाना शुरू हुआ। सिर्फ रथ परिवर्तन हुआ, पहले ब्रह्मा के माध्यम से हो रहा था, अभी दादी गुलजार के माध्यम से। ये जो मुरली होती थी दादी गुलजार के माध्यम से, उसको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं। उसके पहले जो मुरली थी उसको साकार मुरली ऐसा कहते। तो यही चालू रहा 1969 टू possibly 2020। और दादी गुलजार उसने भी शरीर छोड़ा। और शिव बाबा का एक प्रॉमिस है, उसका कार्य चालू रहेगा, उसका सहयोग भी चालू रहेगा। ये कलयुग से सतयुग ट्रांसफॉर्मेशन लाने तक उसका कार्य चालू रहेगा, ये है उसका प्रॉमिस। Excellent. Then maybe I'll stop here and let us hear some thoughts from Akila Ben, and then at some point from New Jersey. जी प्रताप प्रशांत, जो कहा गया है आप द्वारा वो बिल्कुल ही स्पष्ट है और बहुत ही क्लियर है। वो बहुत ही हम सभी को शायद ये खुलासा देता है, रियलाइजेशन देता है कि हम सभी सोल्स हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा परमात्म कार्य चल रहा है। एक तरफ नया ज्ञान आता है और उसको बहुत सोच द्वारा स्वीकृति मिलती है, वो अपना परिवर्तन शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ ये विनाश फोर्सेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यही पत्थर बुद्धि से देखा जाए तो कोई कहेंगे कि ये विनाश फोर्सेस तो होते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि समय ऐसा है जो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अभी काफी डिफरेंट है। तो थोड़ी समझ के साथ हम इसको बहुत ही अच्छे से धारण कर सकते हैं और अपने लाइफ को चैनलाइज कर सकते हैं। मे भी हम ये अभी किरण बहन से सुन सकते हैं न्यू जर्सी से, और फिर हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। हम आपको ये अनाउंसमेंट्स भी अभी थोड़ी देर में बता देंगे। तो चलते हैं न्यू जर्सी। किरण बहन, वेलकम। थैंक यू। जब भी मैं ये सेशन सुनती हूँ तो पहले मेरे दिन याद आते हैं जब ये ज्ञान मिला था, सुना था। तो ये परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा बाबा के शरीर में, ये
बहुत ही डिफिकल्ट बात रही डाइजेस्ट करना। बहुत ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। साइंस की बुद्धि बहुत बड़ा एक विघ्न डाल सकती है ये बात समझने के लिए। बाकी सब ठीक अच्छा लगा, पर तो ये बात बहुत बहुत संशय नहीं कह सकते हैं, बट समझ में ही नहीं आ रही थी। पर जो भी बात समझी, और दूसरे जो सेंटर में जो दूसरे भाई बहन थे उनको जब देखती थी, उनके अंदर का परिवर्तन जो समझ में आ रहा था, आत्मा समझ रही थी, तो एक संशय की वजह से या एक बात समझ में नहीं आई, इसकी वजह से छोड़ना ये मुझे सही नहीं लगा। तो करती गई, जो जो भी सेशंस थे अटेंड करती गई, जो सब कुछ जितना भी समझ में आ रहा था वो करती गई। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल इसका, इस ज्ञान का ये सत्य है ना, ऐसा ऐसा एक ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि फिर वापस कभी हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे ना। तो कहने का भाव या शेयर करने का कारण यही है कि अगर कोई भी बात अगर लगता है नहीं समझ में आ रही है, तो भी उस बात को हम साइड में रख सकते हैं, और जो हमें समझ में आया है उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। और गारंटीड है, अगर फुल हार्ट से अगर आप करेंगे तो जरूर आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये सत्य है। सो आप छोड़े नहीं, थके नहीं, जो कर रहे हैं करते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अभी सृष्टि में जो चल रही है, उसका सर्वोच्च बात अभी हो रही है। तो इसे हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, और बहुत मन लगाकर अगर करेंगे तो बहुत प्राप्ति है। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। और आज के मुरली में भी यही था कि पढ़ाई पढ़ते टाइम नहीं थकना है हमें। तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग्स हैं इसके। तो ब्रदर प्रशांत, अभी हम अनाउंसमेंट और ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं। या हाँ, तो हम पहले एक स्लाइड शो करना चाहेंगे। ये हमारा फॉलो अप सेशन का आखिरी दिन है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। स्क्रीन को हम थोड़ा भी बड़ा करेंगे। शायद ये अभी बड़ी नहीं हो पा रही है, लेकिन आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। तो ये जो है हमारा सस्टेनेंस सेशन है, जो जिसे हम प्रयोगशाला कहते हैं। ये हर मंगलवार 3:30 से 4:30 रहता है। तो अगर आप चाहें तो इसका मीटिंग आईडी या पासकोड नोट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमने चैट पर एक संजीवनी हेल्पलाइन नंबर डाला है, आप उस पर भी आपकी कोई भी क्वायरीज हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके सवाल हो, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा सस्टेनेंस सेशन का लिंक था। लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे कि जो हमारे सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स में ही हमें सपोर्ट मिलता है, यहीं पर हमारे फैमिली है, और यहीं से हमें सस्टेनेंस पालना भी मिलती है। आप सेंटर से जरूर जुड़े रहें, और साथ ही इस ऑनलाइन सस्टेनेंस का भी आप फायदा उठाएं। तो आई थिंक ये स्क्रीन आप बंद कर सकते हैं ब्रदर प्रतेश। राइट। तो अभी हमारे ब्रेकआउट रूम का टाइम हो गया है, और इस ब्रेकआउट रूम का सवाल ब्रदर प्रशांत।
डिस्कस करना, अवतार, हम किस रीति से देखते थे अवतार, अवतरित आत्मा, और अभी का जो टाइम है, संगम युग का टाइम, उसकी विशेषता। जी, तो हम इस अवतरण को किस प्रकार से समझते हैं और ये संगम युग का समय हम कैसे बिताना चाहेंगे, ऐसा ले सकते हैं। विशेषता संगम युग की विशेषता क्या है, राइट। तो ग्रेटनेस। जी, इसकी महानता क्या है, विशेषता क्या है, ये चर्चा का विषय रहेगा। तो हम चलेंगे ब्रेकआउट रूम में और 10 मिनट के बाद फिर मुलाकात करेंगे। और आप सभी हमेशा की तरह अपने कैमरेस को ऑन कीजिए, साउंड में आइए और बढ़ चढ़कर इसमें सम्मिलित होइए। तो मिलते हैं 10 मिनट्स में। थैंक यू। तो आशा करते हैं कि आपका ब्रेकआउट रूम का डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो चलिए 1 मिनट चलते हैं उस गगन के साइलेंस में। शुक्रिया सभी का। तो आप देखेंगे हमने चैट पर जो प्रयोगशाला के डिटेल्स थी वो डाल दी हैं, आप चाहें तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कैम्ब्रिज, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो ये सही समय है, आप इस वक्त पूछ सकते हैं। Yes, so this is right time to ask anything. So हमने अभी ये जो सिलेबस है संजीवनी का, वो सिलेबस कवर किया, लेकिन सभी को मालूम है ये जैसा एक शुरुआत है। ज्ञान और योग ये दोनों चाहिए हमें। एक फाउंडेशन अच्छा रहना, वो तो अच्छी बात है, ज्ञान का फाउंडेशन। लेकिन इसके आधार पर दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे लिए टाइम बचाना योग के लिए। यथार्थ विधि क्या है, इस पर जरा जास्ती अटेंशन देना। उसमें बहुत फायदा और बहुत गहरे अनुभव भी होंगे। विधि है, यही विधि है। तो अभी भी हम टाइम करेंगे थोड़ी अनुभव करने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ है क्वेश्चंस, कोई सवाल है? जी, ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं, शायद बहुतों का सवाल हो सकता है, ये पूछ रहे हैं अगर पूरी तरह हम सरेंडर हो जाएं, शायद बुद्धि से सरेंडर की बात कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा हमारे को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने में। आप कोई मेथड या टिप बताएंगे कि हम फास्ट जा सके। Yeah, in a revision and re-experience
विधि यही है, क्वालिटी, क्वालिटी पर अटेंशन देना, direction, refine, to refine the direction, fine tune the direction. Yeah, so first quality, then quantity. जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है कि कोई सही समय होता है ये प्रैक्टिस करने के लिए, या कभी भी किया जा सकता है? कभी भी, संगम युग का हर सेकंड, very precious, मौल्यवान है हर सेकंड। या जी, लेकिन इतने ही उसमें सवाल थे। यदि हम सुबह का टाइम होता है, तो स्पेशल टाइम रहता है कोई भी पढ़ाई के लिए। लौकिक पढ़ाई भी यदि सुबह को की, सुबह को तो आपको अनुभव होगा कि फायदा बहुत होता है लौकिक पढ़ाई भी। तो इस पढ़ाई में भी सुबह का टाइम जरूरी है, हम उसका टाइम लाभ लेना, वो अच्छी बात है। जी, एक सवाल है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी इस ज्ञान को समझ सकता है बिना 7 डेज कोर्स के? या बहुत बार मुरली में आता है, ये ज्ञान जो है ये 1 सेकंड का ज्ञान है। रियलाइजेशन होना उसमें सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। देन डिटेल्स जो है, अब उस विस्तार विस्तार अलग बात है, लेकिन ज्ञान का जो एसेंस, सार, वो 1 सेकंड का। जी, बिल्कुल जैसे स्पष्ट है कि कोई खड़ा होता है ना, नींद से होश में आता है, तो 1 सेकंड लगता है ना, और उसको सब कुछ मालूम हो जाता है होश में आने के बाद। वैसा ही यहाँ है, एक बात है होश में आने की, और मालूम पड़ता है सब कुछ जो है ना इन प्लेस, पता है कहाँ घर कहाँ है, कौन परिवार है कहाँ, परम पिता और परम दोस्त उसका कार्य क्या है, नाता कौन सा है, सब कुछ जैसा एक होश में आया तो सब कुछ पता पड़ जाता है। ड्रामा को सुपरफिशियली ड्रामा ड्रामा कहा ना, लेकिन कोई होश में आया तो वो देखता है, वो सिर्फ ड्रामा ड्रामा नहीं कहेगा, उसको लगता है एक हर सेकंड है ना, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, सचमुच ड्रामा है। जी, बिल्कुल स्पष्ट है ब्रदर प्रशांत कि अगर नॉलेज एक्यूरेट घुसा है तो परिवर्तन भी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी से ज्यादा से सही रहेगा। या वेरी जी, गुड। आप प्रैक्टिस करेंगे? या गुड। और उसके बाद कुछ वीडियो आप आपके पास है, ऐसा प्लान है, ट्रांसमिशन, बाप दादा वीडियो प्रीतेश भाई के? जी, हम आप जब तक करते हैं तो हम या उतनी देर में रेडी करेंगे जी। या जैसे पहले कहा था, फर्स्ट स्टेप हमारे लिए
पहला कदम यही चेक करना कि हम कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, यही चेक करना, क्योंकि हमारे पास है श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ नेत्र, लाइट। और एक सेकंड में ये जो बहुत सूक्ष्म आत्मा इस वक्त साक्षी होकर देख रहा है, बहुत बड़ा विशाल परफॉर्मेंस फिल्म। ये जो जो साक्षी है वो बिल्कुल न्यारा है, स्वतंत्र है। उसको फिल्म से क्या 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 करना है, उसको कुछ नहीं चाहिए फिल्म से। फिल्म उसको कुछ धोखा नहीं दे सकता, हानि नहीं कर सकता। फिल्म अलग बात है, वो न्यारा है फिल्म से। इसी के कारण शांति है और संतुष्टता है। यदि उसको लगता था कि वो मिक्स है, वो फिल्म में वहाँ कुछ बंधन है, अपेक्षा है, तो शांति नहीं होंगे, गहरी संतुष्टता नहीं होंगे, अतीन्द्रिय अनुभव नहीं होंगे। एक तरफ वो साक्षी है इस विशाल नाटक का, दूसरी तरफ उसको पता है कि उसका साथी है उसके साथ, परम दोस्त, जो जो पारसनाथ भी है, सदा पारस है। ऊंच दे ऊंच, wisest and holiest and loveliest, क्योंकि वो सदा इस न्यारेपन में रहता है, कभी भी फंस नहीं गया है इस स्टोरी में। और सच्चा फ्रेंड आत्मा का फ्रेंड है, देह का फ्रेंड नहीं, और अहंकार का फ्रेंड नहीं, लेकिन आत्मा का फ्रेंड। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। शायद ये ड्रिल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो मे बी हम जब प्रयोगशाला शुरू करेंगे वो ड्रिल देख सकते हैं। इज इट ओके? यस यस। जी। तो ब्रदर प्रशांत, सभी की ओर से अ, आपका बेहद का शुक्रिया है। हम समझते हैं कि ये ज्ञान लेने के बाद में हम सभी की नई जीवन शुरू होती है। हम सभी अपने आप को मुबारकबाद दे सकते हैं। और हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे प्रयोगशाला में। तो आपने जो ज्वाइन किया है इतने उमंग उत्साह से, हमने देखा आपके प्रश्न भी बड़े उमंग उत्साह वाले आ रहे हैं, जिज्ञासु वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो हमें उनको संबोधित करते हुए भी बड़ा हर्ष हुआ है। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे
गुप्त टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया है। तो हम फिर मिलेंगे प्रयोगशाला में। तो तब तक हम यही कहेंगे, हैप्पी एफर्ट मेकिंग। गुड नाइट।